Se está quemando aquí este departamento, la entrada. नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाजा के अंदर ये जो सेकंड सीज फायर की बात चल रही है और जिसमें भारत को न्योता मिला, पाकिस्तान को न्योता मिला, रशिया को न्योता मिला, अब इसकी सच्चाई कितनी है। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिका ने भी इजराइल को धमकी दे दी और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। और इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही पहली बार भारत ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया है। भारत ने टैरिफ लगाया है और इस टैरिफ का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होंगे, किस चीज में लगा है, इसको भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान ने भी कुछ बहुत बड़ी बात बोली है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है और इस धमकी के क्या मायने हैं वो भी आपको बताऊंगा। और क्या अमेरिका हमला कर सकता है, ये ऐसा कैसे कह रहा हूं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही दुबई और भारत के बीच एक स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ है और इस समझौते के क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही इजराइल की भी कुछ बड़ी खबरों को लेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाजा के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी, ईरान के हवाले से भी। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और गाजा और इजराइल की जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले आज एक गाजा में सीज फायर का जो पूरा प्लान चल रहा, ट्रंप लगातार जो कमेटी बना रहा, आज इसकी अंदर की खबरों को आपको बताता हूं, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे देश की मीडिया में एक खबर छपी कि ट्रंप ने एक कमेटी बनाई है जिसका ट्रंप खुद अध्यक्ष है। उसमें तुर्की को भी शामिल किया, साथ ही अलग अलग और अपने खास लोगों को, जैसे अपने दामाद को शामिल किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शामिल किया। और बाद में इस पे इजराइल ने आपत्ति भी जताई और कहा कि भाई तुर्की होगा तो हम नहीं मानेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका। और इसी के बाद हमारे देश की मीडिया में ये खबर छपी कि भाई साहब मोदी साहब को न्योता आया है। अब ये खबर जब हमारी मीडिया में छपी तो लोग खुश हो गए कि न्योता आ गया, न्योता आ गया, मोदी साहब जाएंगे गाजा में शांति, क्योंकि मोदी साहब तो वार रुकवा दी पापा। लेकिन अंदर की कहानी क्या है ये आपको मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं कि केवल भारत को न्योता आया था, न्योता पाकिस्तान को भी आया, भारत को भी आया, रशिया को भी आया, इवन बेंजामिन नेतन्याहू को भी मिला है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि 60 देशों को अमेरिका ने न्योता दिया है और कहा है कि आप लोग आए और गाजा में शांति स्थापित करने में हमारी मदद करें। अब ये न्योता जब आ गया है तो ऐसा नहीं है कि जिसको न्योता आ गया वो डायरेक्ट जाएगा और वहां पे काम करने लगेगा। नहीं, उसकी एक कीमत देनी होगी। और कीमत कितनी? $1 बिलियन, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए। 9,000 करोड़ रुपए आप अमेरिका को देंगे। यानी मोदी साहब को अगर जाना हो तो भारतीय रुपयों में 9,000 करोड़ रुपए अमेरिका को दिया जाएगा। उसके बाद केवल 3 साल के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ही रहेगा और जब चाहे तब वो आपको निकाल भी सकता है। और दूसरी बात ये कि जब चाहे तब बोर्ड मेंबर भी चेंज कर सकता है और जब चाहे तब प्राइस भी इंक्रीज कर सकता है। तो गाजा में शांति स्थापित करने के नाम पे अगर 60 देश हैं, $1 बिलियन आप पकड़ लें तो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में $60 बिलियन जाना है। यानी यहां भी ट्रंप ने अपना व्यापार, अपना बिजनेस चमका लिया। अब भारत के पास न्योता आया, भारत तो जा सकता है भाई, मोदी साहब तो ऐसे 15 लाख का सूट पहनते हैं, तो 9,000 करोड़ रुपए तो कोई ज्यादा रकम है नहीं उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान कैसे जाएगा? पाकिस्तान कैसे जाएगा? $1 बिलियन वो कहां से देगा? IMF से लोन लेके देगा। यानी आपदा में भी अवसर खोजने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और इस समय अभी मैंने आपको बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी न्योता मिला। बेंजामिन नेतन्याहू से कहा गया कि आप भी आए, शामिल हो जाएं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जब विरोध किया और कहा कि तुर्किश और कतर का कोई भी आदमी इस पूरे बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, तो आज फाइनली ऑफिशियल तौर पे अमेरिका की धमकी निकल के सामने आई कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चूंकि गाजा में जो शांति का रास्ता है वो रास्ता केवल हम तय करेंगे। यानी अमेरिका ने कहा कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। और गुंडागर्दी और
ये जो दबंगई वाली नीति डोनाल्ड ट्रंप के सामने तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो बेंजामिन नेतन्याहू, ये नहीं चलेगा। यानी साफ तौर पे अमेरिका ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि जो फरमान हमने जारी कर दिया उस फरमान को आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इसी को लेके आज बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और बयान देते हैं। और ये बयान कितना अहम है अब आपको मैं समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार जब ये तमाम चीजें बोली और धमकी दी, तब नेतन्याहू ने कहा कि हम कसम खाते हैं कि किसी भी कतर के और किसी भी तुर्की के आदमी को शामिल नहीं होने देंगे, उसकी कीमत चाहे जो हो। यानी साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज देने का काम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा और किया। यानी आने वाले टाइम में जो पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि भाई साहब इस समय ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लड़ाई छिड़ रही है, तल्खियात हो रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपना फायदा देख रहा, डोनाल्ड ट्रंप का अपना फायदा है। और दोनों ही लालची किस्म के लोग जब अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं तो कोई भी झुकने को, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और फाइनली ये 60 बिलियन का जो प्रपोजल है उसमें ट्रंप को अपना फायदा दिख रहा और गाजा की जमीन पे कब्जा करने का अपना प्लान दिख रहा, और नेतन्याहू का प्लान है कि गाजा की जमीन को एनीहाउ हम कब्जा कर लें। तो आज दोनों शैतान आपस में लड़ रहे हैं और मुस्कुरा ईरान रहा है। अब क्यों मुस्कुरा रहा वो आप जानो, क्योंकि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि ईरान अगर कोई भी गलती करता है तो उस गलती का रिजल्ट भुगतना पड़ जाएगा ईरान को। अब ये धमकी जब दी तो ईरान की तरफ से भी बयान निकल के सामने आया और ईरान ने कहा कि अगर एक बार भी हमारे ऊपर हमला हुआ या फिर खामनेई को भी मारने की कोशिश की गई तो जो देश कोशिश करेगा उसको हम नक्शे से मिटा देंगे, इस बात को याद रखे वो। यानी एक बार फिर से जुबानी जंग इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गई है। और इसी बीच एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अमेरिका के खतरनाक हथियार जैसे F-15 ये कतर के आसपास पहुंच रहा है, साथ इनका जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच रहा, मिडिल ईस्ट के सागर की तरफ 2 डिस्ट्रॉयर पहुंच रहे, साथ ही 3-4 और हथियार पहुंच रहे खतरनाक लेवल के, और ये ईरान के इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि हम अपने हथियारों को वापस उनके एयरबेस पे रख रहे हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन इससे पहले कभी भी मिडिल ईस्ट के आसपास नहीं देखा गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के आसपास अब्राहम लिंकन को लगाया जाए। इससे पहले जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो इनकी सबमरीन की टाइप का वो पूरा हथियार है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, वो इससे पहले चाइना के पास खड़ा था, चाइना से लड़ रहा था ताइवान की हिफाजत के लिए, लेकिन अब वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और 1 हफ्ते के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ये कब धोखा दे के हमला कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये साजिश भी हो सकती है कि साजिश के तहत अपने हथियारों को अमेरिका वहां पे डिप्लॉय कर रहा हो, और इस बात पे ईरान पूरी तरह सजग है, पूरी तरह सतर्क है। और इसी वजह से मैंने आपको परसों भी बताया था कि ईरान ने अपना पहला ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक मारने की क्षमता रखने वाला अपना एक मिसाइल तैयार कर लिया ईरान ने। और इससे अब इजराइल भी डर रहा, अमेरिका भी डर रहा, पूरी दुनिया डर रही है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर डोनाल्ड ट्रंप का हौसला लगातार बढ़ता चला जा रहा, लगातार, क्योंकि पूरी दुनिया में हाथी के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको समझाता हूं। ग्रीनलैंड का मामला उठा, इस मामले में यह कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड लेने के लिए आते हैं तो हम अपनी सेना लगा देंगे। यूरोपियन यूनियन ने यह बात बोली थी, फ्रांस अपना राफेल लेके पहुंच गया, इटली भी कह रहा था कि हम आपके साथ हैं, साथ ही जो डेनमार्क है वो भी कह रहा था, अलग अलग और जो देश हैं वो भी कह रहे थे, फिनलैंड जैसे। लेकिन रिपोर्ट ये है कि ब्रिटेन इतना धमका रहा था कि हम मदद करेंगे ग्रीनलैंड की, हम हिफाजत करेंगे ग्रीनलैंड की, अमेरिका से लड़ेंगे। लेकिन जब सैनिक भेजने की बात आई तो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये लोग मदद के नाम पे कितना बेहुदा मजाक करते हैं कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ब्रिटेन ने केवल अपना 1 सैनिक भेजा है। 1 सैनिक, सुनने में भी आपको ताजुब लग रहा होगा कि भैया ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ 1 सैनिक। पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो भाई साहब केवल 40 सैनिक आए हैं। यानी दिखाने के लिए, बयान देने के लिए बातें बड़ी बड़ी,
और अमेरिका का मुकाबला जब करना है तो पूरे यूरोपियन यूनियन ने 40 सैनिक भेजे हैं। इटली ने कहा कि क्या मजाक है, इटली ने साफ तौर पे कहा क्या मजाक है। अगर लिस्ट की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रांस से 13 लोग गए हैं, साथ ही जो नॉर्वे है उससे 2 लोग गए हैं। ब्रिटेन से 1, फ्रांस से 13, नॉर्वे से 2, नीदरलैंड से 2, फिनलैंड से 2, जर्मनी से 13, यानी 13 14 सैनिक ये लोग भेज रहे हैं ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए। और बातें सुन लो तो हम ग्रीनलैंड को बचाएंगे, कैसे बचेगा? खैर, बचाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसमें खुद अपनी आग में जल रहा। यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है, एक देश कह सकते हैं उसको, जिसका नाम है चिली। चिली में इतनी भयानक तरीके से आग लगी है कि पूरा का पूरा जंगल जल रहा है, सेम उसी तरीके से जैसे लॉस एंजलिस जला था तब, जब गाजा पे इंटेंस लेवल हमला हो रहा था, जब अमेरिकन हथियार से इजराइल दहला रहा था गाजा को। उसी टाइम ऊपर वाले का जो अजाब है वो आया, और आने के बाद पूरे न्यूयॉर्क सिटी को जलाया था। आपने ये खबर डिटेल में सुनी होगी। और अब सेम पैटर्न पे चिली में भी आग लगी है, कई सारे लोग मारे गए हैं, और कई तो ऐसे हैं कि 10-5 मिनट की अगर देरी हो जाती तो उनकी भी मौत हो जाती। किस हिसाब से आग लगी, एक बार वीडियो देखें आप। Pucha, se está quemando aquí este departamento, la entrada. Este es el block 6. El block 6. De aquí, a ver, no. Aquí está el de la. No, acá está el 6, que ya casi no veo hasta ahora. El 6. Pucha. Este es el panorama. Más no puedo subir. Más no puedo subir. Arriba, igual, mira. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से आग लगी है, और ये आग बुझने वाली नहीं। अगर बरसात नहीं हुई तो अमेरिका के पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि ऐसे नेचुरल आग को बुझाया जा सके। खैर, इधर भारत ने भी बड़ा पलटवार किया है। इससे पहले आप सुनते थे कि भारत के ऊपर सेंक्शंस लगा रहा अमेरिका, टैरिफ लगा रहा। हम मोदी सरकार को क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन सरकार अगर कोई अच्छा काम करे तो शाबाशी देने का काम भी हमारा होना चाहिए। नहीं तो फिर हम भी गोदी मीडिया के साइड हो गए कि भाई कोई अच्छा करे तो भी वाह वाह, बुरा करे तो भी वाह वाह, लेकिन हमें सही काम करना है। तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है और किसानों के हक के लिए काम किया है। 30% टैरिफ लगाने का काम अमेरिका के ऊपर किया, खासकर दवाएं और दाल में। जो दाल अमेरिका से भारत में आने वाली है उस पर 30% का टैरिफ लगा दिया। और इस टैरिफ के फायदे कितने, एक बार आपको समझा देता हूं। लोग टैरिफ को समझ नहीं पाते। आप सोचिए, आपके पास पैसे कम है, खेत कम है, आपके यहाँ बीज और दवाएं महंगी है, आप उससे दाल पैदा करते हैं, फिर सोचते हैं कि 50-60 रुपए किलो मेरी दाल बिक जाए तो कम से कम मेरे घर का खर्च चल जाए। एक छोटा किसान यही सोचता है। अब अमेरिका से कोई दाल आ गई जिसकी कीमत 20-30 रुपए है, चूंकि उन्होंने फर्टिलाइजर और बाकायदा दवाएं लगा के उसको पैदा किया, पैदावार ज़्यादा है, और भी उनके पास फैसिलिटीज है जिससे पैदावार बढ़ा लेते हैं। तो 30 रुपए पर अगर भेजेंगे भारत में, और भारत में 30 रुपए पर किलो के हिसाब से यहाँ का आदमी खरीदने को पा जाएगा, तो यहाँ के लोकल किसान जो 60 रुपए की बेचने की कुवत रखते हैं, 50 रुपए चूंकि उनकी लागत है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, अब वो 60 में बेच रहे हैं। अमेरिका की दाल आपको 30 में मिल रही, तो आम आदमी अपना फायदा देखेगा, 30 वाली दाल अमेरिका की उठा लेगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो कृषि है वो खत्म होगी, और जब वो खत्म हो जाएगी तो अमेरिका इसी दाल की कीमत बढ़ा के 130 कर देगा, और तब हम अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। इसी वजह से सरकार कभी भी, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी आज तक सरकार आई, उसने कभी भी खेती के फील्ड में और दूध के फील्ड में, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें कभी भी अमेरिका को ढिलाई नहीं दी। और यही वजह है कि अमेरिका हमेशा ही हमसे लड़ता रहता है कि अपना एग्रीकल्चर फील्ड खोल दो और अपना डेयरी प्रोडक्ट का फील्ड खोल दो। लेकिन आज एक बार हम खोलेंगे, शुरुआत में 20 रुपये 30 रुपये लीटर सस्ता दूध मिलेगा, लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, किसानी ठप हो जाएगी, तो यही 120-130 मिलेगा, तब उसकी मार हमें झेलने को मिलेगी दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच जिस हिसाब से रिश्ते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप उस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इसी बीच आपने सुना भी होगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने अपना स्ट्रेटेजिक समझौता किया,
और उस समझौते में अब तुर्की भी शामिल होने वाला है। और तुर्की तो शुरू से हमारा दुश्मन है, ये बात हम खूब जानते हैं। ये इंसानियत का दुश्मन है। भारत का दुश्मन इस वजह से नहीं गरियाता हूँ, ये गाजा का भी दुश्मन है, ये लेबनान का भी दुश्मन है, ये ईरान का भी दुश्मन है, ये सबका दुश्मन है। इसने पाकिस्तान की मदद की। अब सऊदी का दुश्मन इस समय कौन है? दुबई। तो दुबई के जो मेन चीफ लीडर हैं, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भारत के दौरे पे आए थे 1.5 घंटे के लिए। और इस 1.5 घंटे के दौरे के दौरान भारत और दुबई के बीच एक स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत अब हम अपना न्यूक्लियर फील्ड भी एक्सप्लोर करेंगे दुबई के साथ ही अलग अलग और जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और दुबई के अंदर हमारे लोगों को तेल खोजने का मौका मिल रहा है। अगर हम दुबई के अंदर तेल खोजते हैं तो उस पर कंट्रोल हमारा होगा। यानी जो हमारी डिपेंडेंसी है कि हम रशिया से तेल लें या फिर सऊदी से तेल लें, ईरान से तेल लें, भाई इससे अच्छा ये है कि हम अपना तेल खोजें, निकालें, लें और बेचें। तो ये कहीं ना कहीं दुबई की मजबूरी थी कि उसको एक दोस्त चाहिए था, जो कि सऊदी के पास पाकिस्तान है। सऊदी के पास अगर पाकिस्तान है तो दुबई को कोई कद्दावर देश चाहिए। तो दुबई भागा भागा भारत के पास आया। और जब भारत के पास आया तो भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। हालांकि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन तेल के फील्ड में अगर सच में हमारे लोग काम वहाँ पे करेंगे तो हमें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस बात को आप डिटेल में समझिए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन ईरान से राहत भरी खबर यह है कि ईरान में स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाकी जो ऑफिसेस थे सब खुल रहे हैं। जिनके घरों के लोग गए उनके लिए श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं हम आप, चूँकि रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट ये है। अस्पताल खचाखच भरे हुए थे मुर्दों से, घायलों से। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल की जो साजिश थी नाकाम रही, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ईरान ने उसकी कीमत चुकाई अपने लोगों का खून बहा के। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई प्रदर्शनकारी इजराइल के लोग थे, ये थे, वो थे। भाई इजराइलियों ने फंड किया था, लेकिन वो लोग थे तो ईरान के ही। और इस सच्चाई से हम आप मुंह नहीं फेर सकते कि ईरान की आवाम एक समय के लिए बिक गई थी, पैसों के लालच में, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो कि इस समय जो ईरान है उसको भी लगातार धमकी मिल रही है। और ईरान इस समय मुसीबत में भी है। अपनी आवाम को भी फिर से पटरी पे लाना है, जो लोग मरे हैं उनका कंपनसेशन देना है। इधर अमेरिका के हथियार पहुंच रहे हैं, वो भी ध्यान देना है। साथ ही अपनी टेक्नोलॉजी को भी इजाफा में लाना है। और इंटरनेट सेवाएं उसने फॉरेनर वाली बंद कर दी, तो अपने यहाँ इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल करना है। तो चुनौती ईरान के लिए है, और इसको अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी फायदा।